चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। आप अगर इसकी टोटल पॉपुलेशन को देखोगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, ये पुरानी फिगर्स बता रहा हूँ 2011 की, 123-24 करोड़ तो पहले ही थे। 2021 का सेंसस का रिपोर्ट अभी नहीं निकला है, तो वहां पे पता चलेगा हम एक्चुअली अब कितने 140 हो गए या 150 हो गए। ठीक है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्या आप हॉस्पिटल्स दे सकते हैं? ये कोविड में सारी चीजें बड़ी क्लियर हुई। कोविड के अंदर हमारी प्रॉब्लम बहुत निकल के आई कि हमारा सिस्टम जो है वो रेडी नहीं है। हेल्थ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुटअप है वो सफिशिएंट नहीं है। हम खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स बड़े, लाइक कंडीशन उनकी ठीक नहीं है। उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए या तो वो है नहीं, अगर है तो वो ठीक से यूज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है हर जगह प्रॉब्लम है, बट कहीं कहीं पे ये प्रॉब्लम है। मैं आपको चंडीगढ़ के बारे में बता सकता हूँ। चंडीगढ़ में आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, 32 में है, 16 में है। उसके बाद आपके पीजीआई है। और ये हॉस्पिटल्स बड़ी एक्सीलेंट तरीके से सर्विस देते हैं, इनमें कोई कमी पेशी नहीं है। आपके बेस्ट डॉक्टर्स यहाँ पे मिलेंगे और उसके बाद आपको पैसे बहुत नहीं लगते हैं। लेकिन आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए, है ना, फोर्टिस में जाइए, आप इसके अलावा जितने भी आप हेल्थ केयर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप उसमें देखेंगे छोटी सी भी ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं आपके, मतलब लाखों में आ जा रहा है। कोविड में देखें ये, मैं बड़े हॉस्पिटल्स की क्यों बात करूं, प्राइवेट सेटअप में मुझे पता है जीरकपुर एक जगह है चंडीगढ़ के बिल्कुल बाहर, दिल्ली की तरफ जाते हुए। अब जीरकपुर में भी जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स थे उनमें एक एक वेंटिलेटर, एक नाइट के लिए 1-1 लाख रुपया चार्ज किया उन्होंने। देखें कोविड में बंदे को सांस नहीं आ रही है, उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ रहा है। और वेंटिलेटर मतलब एक दिन का तो काम भी नहीं है, 5-7 दिन लगेंगे। और देखो बंदा पूरी लाइफ मेहनत करके पैसे कमा रहा है और सेव कर रहा है। और सेविंग उसकी देखो, पूरे महीने की, पूरी लाइफ की सेविंग उसकी 5 दिन में निकल जा रही है। 5 दिन हॉस्पिटल रह के आए, उस टाइम पे उसको होश नहीं था, पड़ोसियों ने ले जाके एडमिट किया, उन्होंने कहीं से पैसे जमा करके एडवांस दे दिया। अब निकलने से पहले वो बंदा अपनी पूरी एफडी वेफडी तोड़ के वो पेमेंट करके बाहर निकल रहा है। अब जस्ट इमेजिन करें ये क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पैनिक बहुत था, रिसोर्सेज की स्केर्सिटी थी, लोग जो थे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे एकोमोडेट नहीं हो पा रहे थे या नहीं जाना चाह रहे थे। कई लोगों को डर भी बहुत लग रहा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है, हो सकता है वहीं से कोविड हो जाए। यानी जो केयर टेकर्स हैं साथ में, उनको भी डर लग रहा है ना। ये सिचुएशन बहुत बुरी हमारी सभी ने देखी है पिछले 2-3 साल, 2019 से लेके 2022 के शुरू तक। सिचुएशन जो थी अभी भी, मतलब कहीं ना कहीं देखें, अगर चाइना फिर से देखो आप, तो चाइना का अभी भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पोर्शन है, जिसको उन्होंने फिर लॉकडाउन में रखा हुआ और मिड 2023 में वो खोलने की बात कर रहा है। यानी ये क्यों है? क्योंकि हमारा एक हेल्थ कैटास्ट्रॉफिक इमरजेंसी हो गई है। ठीक है, चलिए। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम ये है कि आज हम जहाँ बैठे हैं बिल्कुल यंग हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, एज के साथ साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आप लोग हैं 22-24 के, आपकी एनर्जी की कोई 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 लिमिट ही नहीं है। आप अभी अगले 20 साल बहुत तगड़ा काम करने वाले हैं, फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप 40-45 टच करेंगे तो आपकी बॉडी कुछ तरीके से आपको जवाब देना शुरू कर देगी। उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे आप किस टाइप का खाना खाते हैं, किस टाइप की एक्सरसाइज करते हैं, कितना मेंटल प्रेशर आता है, आपकी डे टू डे रूटीन क्या है काम को लेके, है ना। ये सारी चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। आप कंप्यूटर से कितना एंगेज करते हैं, मोबाइल पे कितना टाइम लगाते हैं, गेम्स खेलते हैं नहीं खेलते हैं, सारे फैक्टर्स हैं। आपके पेरेंट्स, फैमिली में किसी को कोई पुरानी मेडिकल इमरजेंसी, जैसे देखें ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तो बड़े कॉमन है, हर दूसरे तीसरे आदमी को है। अर्थराइटिस है, हर टाइप की प्रॉब्लम है। अब पॉइंट ये है कि अभी आपको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप आज बड़े टेंशन फ्री बैठे हैं, बड़े मजे में। मैं अपनी याद कर सकता हूँ ना, 20-21 में बड़े एनर्जेटिक फील करते थे। क्या बीमारी यार, क्रिकेट खेलते थे, दौड़ के आते थे, दौड़ के जाते थे, चोट लगती थी तो 2-3 दिन में ठीक हो जाती थी, कोई कहीं कुछ वैसी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब मुझे वो फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज भी हमारी कम हो गई, माइंड बहुत चलता है, फिजिकली हम लोग बहुत नहीं चलते हैं। और साथ में दूसरी चीज जो मुझे डरा रही है वो ये है कि जो मेडिकल के एक्सपेंसेस हो गए। एक छोटा सा भी आपको अगर ऑपरेशन करना है, एक ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी करनी है या कोई सर्जरी करनी है, छोटी सी सर्जरी भी आपको लाखों में आ जाएगी, 5 से 10 लाख रुपए। और एक और प्रॉब्लम है इसमें जो एस्केलेट कर रही है इस प्रॉब्लम को, वो ये कि ये कॉस्ट यहीं पे सीमित नहीं रहेगी,
जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, ये कॉस्ट भी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी, है ना? हर 10 साल में आप लेके चलें कि एक ज़ीरो ऐड हो जाता है। यानी जो चीज़ अभी 10,000 की है, वो 10 साल के बाद 1 लाख रुपए की हो जाएगी, ये इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है? तो जो बच्चे टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझते हैं, ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, उसमें सिखाया जाता है कि टाइम की वजह से पैसे की वैल्यू ऊपर-नीचे होती है। तो वो भी कहीं न कहीं हेल्थ इंश्योरेंस में हम लोगों के लिए पैनिक बढ़ा रही कि अभी तो सब ठीक, अभी से 20-25 साल के आगे एक तो पैसे की वैल्यू नहीं रह जाएगी जो आज है, दूसरा बहुत कॉस्टली हो जाएगा, मैं तो अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो इससे जो डर पड़ रहा है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इससे बचें, कैसे बचें? हेल्थ इमरजेंसी से बचने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, आप अपने लिए लीजिए। देखें जैसे ही जॉब करें, जैसे ही जॉब करना शुरू करें, आप अपने को और अपने फैमिली मेंबर्स को कवर करें। अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट है, तो उनको भी अपने कवरेज में कवर कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी, तो आपको खड़े पैर किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करेगी। और देखें, जब आप सही टाइम पे चल रहे होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आपको बहुत कम प्रीमियम चार्ज करती है। लेकिन जब आप मुश्किल टाइम पे पहुँच जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी कभी-कभी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देने से ही मना कर देती है। ठीक है? ये एक्सपेंसिव कब हो जाता है? जब ये बहुत सीनियर एज पे, लेटर स्टेज पे लिया जाता है। जैसे अगर मैं आज इंश्योरेंस पॉलिसी लूँ और आप भी आज ही इंश्योरेंस पॉलिसी लो, तो आप लोगों को तो मेरे को लगता है मेरे से 1/4 पैसे देने पड़ेंगे, जो मुझे देने पड़ेंगे। क्योंकि मेरे आज की डेट में बहुत रिस्क फैक्टर बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस कंपनी के लिए बड़ा रिस्की है मेरा प्रोफ़ाइल, आप फिर बेटर हैं। और ज़्यादातर क्या है कि अच्छी कंपनीज़ में ये वो अपने एम्प्लॉइज़ को मालिक ही ऑफ़र कर देता है। यानी आपकी सैलरी कंपनसेशन जो है उसी के पैकेज के अंदर ही आपको अपने लिए, अपनी वाइफ़ के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स अगर वो डिपेंडेंट है तो उनके लिए भी आपको कवर मिल जाता है। ये लेके रखना चाहिए क्योंकि ये इमरजेंसी ऐसी है जब कभी आती है तो जिसके ऊपर आती है वो तो कुछ नहीं कर पाता, वो बेचारा बेड पे बैठ के देखता है। और उसके घरवाले अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वो इधर-उधर भागते हैं, हाथ जोड़ते हैं। उनका मतलब आप देखें, बहुत मुश्किल हो जाता है। इमेजिन नहीं कर सकते। अब ये एक सिचुएशन दिखाई है इन्होंने, ये 9/11 अटैक होगा पक्का, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो यूएसए में हुआ था। ये उसके बाद का मलबा है उस एरिया का, ठीक है? ये एक ट्रेन एक्सीडेंट होके हटा है। ट्रेन एक्सीडेंट में भी ये लोग सब इंजर्ड पड़े हुए हैं, काफ़ी डेथ्स हो गई हैं। ये मुंबई टेररिस्ट अटैक जो था, उसकी एक इमेज है। ये फोटोग्राफर्स दौड़ रहे हैं इधर से उधर, आगे आग लगी हुई है, फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की एक बस आई हुई है, पुलिस की सिक्योरिटी व्हीकल्स आगे लगी हुई हैं और लोगों को वहाँ पे क्लोज़अप में जाने के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है ना? आग लगी हुई है होटल में, मतलब टेररिस्ट ने अटैक किया, उन्होंने इंटेंशनली आग लगा दी थी। ये एक और पिक्चर है, जिसमें हम लोग एक एरिया को देख रहे हैं जो फ्लडेड है पूरी तरह से। हम आगे जाके इसको भी कवर करेंगे। ये कैटास्ट्रॉफिक इंश्योरेंस में कवर हो रहे हैं सारे, ठीक है? ये देखें, ये फ्लड की वजह से रास्ता जो था उसके ऊपर गाड़ी खड़ी थी, अब रास्ता निकल गया है। देखिए पाइपलाइन भी दिख रही है आपको कि यहाँ से नीचे पाइपलाइन भी जा रही है, बट जो रास्ता था वो सारी ज़मीन पानी के साथ बह के निकल गई, है ना? तो ये हो गया आपका आपका लैंड डिग्रेडेशन हो गई पूरी तरह से, सॉइल इरोजन हो रही है बहुत तगड़ी वाली। अब ये बर्गलरी इंश्योरेंस है, ये भी जनरल इंश्योरेंस के अंदर आती है कि कोई चोरी हो जाए आपके घर में, तो वो तभी आपको कंपनसेट की जा सकती है अगर आपने उसके लिए उस टाइप का कवरेज लिया हुआ है, ठीक है? ये उसके बाद आपका एक, इन्होंने फिर जनरल इंश्योरेंस में आपको कहीं न कहीं होम इंश्योरेंस टाइप का एक प्रोडक्ट दिखा दिया कि भई आप अपने मकान को अर्थक्वेक और दूसरे कैलामिटीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर लीजिए, जो कि जनरल इंश्योरेंस के पार्ट में आते हैं। अब हम फिर वापस हेल्थ इंश्योरेंस में आ जाते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। यानी ये सब देखें, इसमें से कुछ अनरिलेटेड है लेकिन अब आई हैं तो मैं उसको आपको कॉन्टेक्स्ट में जोड़ूँगा कैसे। तो यू सी, हेल्थ इंश्योरेंस जो है, हम हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे, एज के ऊपर बात कर रहे थे, टाइम के साथ-साथ प्रीमियम बढ़ता है उसके ऊपर बात करते हैं। इस स्लाइड में आपको कुछ एक फैक्टर्स पता चल जाएँगे जो कि कहीं न कहीं इंश्योरेंस प्रीमियम को डिफाइन करने में मदद करते हैं। जैसे स्टेट एंड फेडरल लॉ, आप किस टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में बैठे हैं। देखें, आपका पूरा इंडिया एक ही प्रीमियम पे कर रहा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बट क्या रिस्क फैक्टर सेम है ऊपर नीचे आगे पीछे? देखो, बॉर्डर एरिया पे हमेशा शेलिंग चली रहती है, यानी गोला बारूद उधर से गिरता रहता है। जे एंड के में आप देखें, न्यूज़ जब भी सुनेंगे तो आप देखेंगे, अभी तो आजकल थोड़ा कम है क्योंकि आजकल वो ड्रोन यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, लेकिन कुछ और नहीं हो रहा। लेकिन पहले क्या होता था, फायरिंग चली रहती थी और मोर्टार शेलिंग चलती रहती थी, है ना? और उसमें ही काफ़ी लोग बीच में उनकी डेथ हो जाती थी। देखो, डेथ हो जाए तो वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इंजरी हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, तब हेल्थ इंश्योरेंस की एक्टिव रोल हो जाती है, ठीक है?
तो आप किस टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में लाई कर रहे हैं, उस लैंड ऑफ लॉ के हिसाब से आपको ये डिफाइन, मतलब कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का प्रीमियम आपने पे करना है। तो हम यहाँ इंडिया में अगर इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो मुझे ऐसा लगता है जो पीसफुल स्टेट्स हैं उनके लिए चीपर प्रीमियम लगा दीजिए, जो डिस्प्यूटेड स्टेट्स हैं उनके लिए कॉस्टली प्रीमियम लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे को ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं, वहाँ क्लेम रेट ज़्यादा है। बट आपको इस अगर हम ऐसा करें ना तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, किसी के लिए सस्ता किसी के लिए महंगा, होना तो सबके लिए सेम चाहिए। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज ने पूरी कोशिश ये रखी है कि जो इंडिया की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, ऊपर से नीचे लेफ्ट से राइट, यानी जो सारा इंडिया है उसमें एक ही प्रीमियम को चार्ज करने की कोशिश की है। सेकंड, आप किस टाइप की इंश्योरेंस ले रहे हैं, एक नॉर्मल इंश्योरेंस ले रहे हैं या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ले रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स मल्टीपल कवरेज इन वन, तो उसके हिसाब से आपके प्रीमियम के ऊपर कवरेज आता है। यानी आप देखें, आप एक्सीडेंट से भी डेथ को कवर करना चाह रहे हैं, आप दूसरे फैक्टर्स को भी कवर कर रहे हैं, आप उसमें जब हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं, देखिए हॉस्पिटल की बात हो रही है तो हॉस्पिटल की बात करते हैं। यानी देखो, आप फोर्टिस वगैरह अपोलो जैसे हॉस्पिटल में जाओगे ना, वहां पे आपके हो जो हॉस्पिटल के रूम्स हैं वो आपको होटल की तरह फीलिंग देंगे। एसी लगा हुआ है आपके लिए, जो आपका एक पेशेंट है उसके साथ में जो उनका केयर टेकर है उसके लिए एक बहुत बढ़िया बेड लगा हुआ है, सामने टीवी दिया हुआ है, टेलीकॉम लगा नंबर लगा रखा है, इंटरकॉम का एक नंबर जिस पे आप फोन करोगे तो वो किचन से आपको कुछ भी डिलीवर कर देंगे जो आपको चाहिए। यानी आपको ये फील ही नहीं हो रहा कि आप हॉस्पिटल में बैठे हैं। जो ये सर्विसेज मिल रही हैं आपको वर्ल्ड क्लास, उसके हिसाब से आपका रूम रेंट वेरी करता है ना। तो इंश्योरेंस की जो टाइप है उसके हिसाब से आपका प्रीमियम डिफाइन होता है। अगर आप एक बेसिक प्लान में जा रहे हैं कि भाई नॉर्मल से रूम में हम चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरल वार्ड में चलेगा, तो इट इज़ वेरी बेसिक। बट आप बोलो नहीं जी हमें तो प्रीमियम सेगमेंट के बेस्ट रूम्स चाहिए, है ना, उस केस में फिर आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट, आप देखिए, हम ये भी लेके चलते हैं कि हमारे जो पॉलिसीज है ना वो सबके लिए हो। हमारी एक नेग्लेक्टेड सेगमेंट है, बॉटम ऑफ पिरामिड। पिरामिड मतलब क्या है, अब हम टोटल पॉपुलेशन को देखें तो हमारी पॉपुलेशन 3 सेगमेंट्स में बटी है, टॉप, मिडल एंड लोअर। लोअर क्या है कि जो बॉटम ऑफ पिरामिड, यानी कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन में बहुत नीचे, पॉवर्टी लाइन के आसपास घूम रहे हैं, है ना। ये वो लोग हैं जो डेली का बहुत कम पैसा कमा रहे हैं और उनके लिए शायद इस टाइप के प्रोडक्ट्स अफोर्ड करना मुश्किल है, तो हम उनको माइक्रो इंश्योरेंस ऑफर करते हैं। यानी बहुत कम अमाउंट में, यानी प्रीमियम का अमाउंट बहुत कम है, कभी कभी सब्सिडाइज्ड होता है, गवर्नमेंट उसके लिए पे करती है, तो एक बेसिक सा कवरेज दे रहा है। ठीक है, तो ये बंदे की इनकम के हिसाब से भी है, यानी शाहरुख खान अगर पॉलिसी लेगा तो शाहरुख खान के हिसाब से प्रीमियम पे करेगा। अनूप मोहंती पॉलिसी लेगा तो अनूप मोहंती अपने हिसाब से प्रीमियम पे करेगा, जो मेरी सैलरी है, जो मेरी कैपेसिटी है, और मेरी पेमेंट के हिसाब से ही मेरे जो मुझे सर्विसेज मिलनी है उसका उसका एक आइडेंटिफिकेशन होगा, है ना। तो वो वेरी करेगा इनकम के लेवल के हिसाब से। नेक्स्ट, साइज ऑफ एम्प्लॉयर, मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे कुछ 2,500 प्लस स्टाफ मेंबर्स हैं जो टीचिंग के हैं, और इसके अलावा और 1,500 के करीब होंगे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो इतना स्टाफ जो है हमारा, ये 3,500 कम नहीं है, ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन हो गई। फगवाड़ा, जालंधर, इस बेल्ट के अंदर आप देखेंगे फैकल्टीज अमृतसर, होशियारपुर, रोपड़, इस जगह से भी बसेस में कम्यूट करती है। तो जस्ट इमेजिन करें कि लवली कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है मार्केट के अंदर। तो एम्प्लॉयर के साइज के हिसाब से भी आप प्रीमियम की नेगोशिएशन कर सकते हैं। यानी गेन डिस्काउंट किसको मिलता है, जो बल्क करता है, जो नहीं बल्क कर पाता उसको नॉर्मल रेट पे ही मिलता है सामान, है ना। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी कवर्ड इन वन प्लान, ये ग्रुप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की नहीं कर रहे हैं, तो उससे फैक्टर पे पड़ेगा। दूसरा, स्टेट ऑफ रेजिडेंस की बात कर रहे हैं हम, आपकी लोकेशन वही आ गया। लोकल कानून क्या है, मैंडेटरी कर रहे हैं या ऑप्शनल कर रहे हैं, ये वहां पे बात हुई थी। अब रेजिडेंस का मतलब अगर एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है, जहाँ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं या यूसी इंडियन साइड ऑफ कश्मीर रह रहे हैं, तो यूसी यहाँ पे आपके बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज रहती हैं। वहां पे अगर किसी की कैजुअलिटी हो रही है तो देखो इंश्योरेंस कंपनी को ये क्लियरली पता है कि ये चैलेंजिंग है, उनके लिए शायद हम नहीं कर पाएंगे, तो उनको देने के लिए मना नहीं कर सकते, उनको प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, लुकिंग इनटू देयर रिस्क फैक्टर। ठीक है, उसके बाद आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं, इंश्योरेंस प्लान के टाइप के हिसाब से कर सकते हैं, एज ग्रुप के हिसाब से कर सकते हैं। एज ग्रुप कम और ज़्यादा तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाँ, अब यहाँ आता है एल्कोहल, टबैको, कोई ड्रग्स ले रहे हैं, कोई एडिक्शन है, अगर ऐसा कुछ है तो वो कॉस्टली हो जाएगा। अब आप बोलो कि डिक्लेरेशन में हम भरेंगे नहीं, पॉलिसी लेते हुए बताएंगे नहीं,
ऐसा नहीं है कि आप नहीं बताएंगे तो उनको नहीं पता चलेगा। यूजुअली हेल्थ इंश्योरेंस में पहले आपका एक मेडिकल चेकअप होता है। उस चेकअप में चेस्ट के एक्सरे, ब्लड टेस्ट से लेके आपके सारे बॉडी के पार्ट्स की टेस्टिंग हो जाती है, तो उसमें सब निकल के आ जाता है। अगर आप कुछ डिस्क्लोज करने की कोशिश करो, हाँ, कुछ मतलब डिस्क्लोज ना करने की कोशिश करो, तो वो उसको आपको बता देंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, आप हमने बता नहीं रहे हैं, तो हम शायद आपके कवरेज को नहीं देंगे, है ना? तो रिजेक्शन के रीज़न ये होते हैं कि आप कोई चीज़ ऐसी छुपा रहे हैं जिनकी वजह से वो, अगर उनको पता रहता तो वो शायद पॉलिसी ही नहीं देते। ठीक है? तो अभी फिर हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम फिर यहाँ रुकेंगे।